अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे वो एडिटोरियल्स जो कि 31 मार्च को पब्लिश हुए हैं। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें कि जो येलो कलर है इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग का बताया जाएगा, ब्लू कलर में डिस्कोर्स मार्कर्स को एक्सप्लेन किया जाएगा, रेड कलर में डिफरेंट किस्म के पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में बताया जाएगा, लाइक डबल डैशेस, डबल कॉमास, सेमी कॉलन एंड कॉलन, एंड ग्रीन कलर में फिगर एंड फैक्ट्स को हाईलाइट किया जाएगा जो कि आप अपने ऐसे में पुट कर सकते हैं अपने आर्गुमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए। हमारा जो आज का पहला एडिटोरियल है वो है अबाउट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। तो कैसे जस्टिस जो इंसाफ का सिस्टम है उसको मिसकैरी किया जाता है पाकिस्तान में। तो आइए देखते हैं कि इस एडिटोरियल में क्या नया है हमारे लिए। द लीगल सिस्टम इन पाकिस्तान लीव्स मच टू बी डिजायर्ड with cases at times dragging only for decades while litigants endlessly wait for justice। तो इस सेंटेंस में हमारे पास दो डिफिकल्ट वर्ड हैं। फर्स्ट वर्ड जो है वो है ड्रैगिंग। ड्रैगिंग का मतलब होता है किसी चीज को पुल करना या ड्रा करना फोर्स के साथ, और लिटिगेंट्स का मतलब होता है ए पर्सन इन्वॉल्व इन ए लॉसूट। तो पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है उसमें जो केसेस हैं उसको कई दहाइयों तक ड्रैग किया जाता है या घसीटा जाता है, और जो लोग लॉ सूट पुट करते हैं उनको इंसाफ के लिए एक काफ़ी लंबा अरसा इंतज़ार करना पड़ता है। हाउएवर हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर है। ताहम व्हेन इट कम्स टू कैपिटल पनिशमेंट, जबकि सज़ाए मौत की बात आती है, द लैकुना इन जस्टिस सिस्टम बिकम्स इवन मोर अपेरेंट। तो लैकुना क्या होता है जी? ये होता है एन अनफिल्ड स्पेस और गैप। जो गैप है या स्पेस है जस्टिस सिस्टम में वो बहुत ज्यादा अपेरेंट हो जाती है। तो हमने दरमियान में इस सेंटेंस को नहीं पढ़ा। इसको क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि ये डबल डैशेस में है, और जो डबल डैशेस हैं वो फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक कर देते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इसको। विच इज इरिवर्सिबल एंड विच दिस न्यूज़पेपर डज नॉट सपोर्ट। तो ये कैपिटल पनिशमेंट की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दी है डबल डैशेस में कि जो कैपिटल पनिशमेंट है, सज़ाए मौत है, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, और ये जो न्यूज़पेपर है डॉन ये इसको सपोर्ट भी नहीं करता कैपिटल पनिशमेंट को। एज दे कंसर्न मैटर्स ऑफ लाइफ एंड डेथ, तो जो गैप सिस्टम है जस्टिस सिस्टम में वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है क्योंकि इसमें ज़िंदगी और मौत का मामला शामिल है। वन रिसेंट केस हैज़ हाईलाइटेड द नीड फॉर अर्जेंट रिफॉर्म फॉर द जस्टिस सिस्टम एज ए होल। एक नया केस है जो कि अभी सामने आया है, उसने एक मरतबा फिर जो जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है उसको हाईलाइट किया है। तो आइए देखते हैं वो केस क्या है। एज रिपोर्टेड ऑन ट्यूसडे को रिपोर्ट किया गया, कन्विक्ट मोहम्मद अनवर डेथ सेंटेंस वाज कम्यूटेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन ए मर्डर केस आफ्टर ही स्पेंट 28 years in jail as it found him to be juvenile at the time of the offense was committed। कम्यूटेड का मतलब होता है रिड्यूस कर देना या लेस कर देना। तो मोहम्मद अनवर का जो सेंटेंस था उसको जो सजा थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने मर्डर केस में कम कर दिया है 28 साल, जबकि उसने जेल में गुजार लिए। कम क्यों किया है जी? इस बेस पे कि जब उसने ये क्राइम किया था तो वो एक बच्चा था। ही वाज अरेस्टेड इन 1993, उसको 1993 में गिरफ्तार किया गया एंड सेंटेंस्ड बाय ए लोअर कोर्ट इन 1998, और उनको 1928 में सजा हुई। तो आगे हमारे पास सेमी कॉलन है और उसके बाद देयर आफ्टर है। तो इस तरह से ये पंक्चुएशन मार्क्स की बेस्ट एक्सप्लेनेशन है कि आपने सेमी कॉलन प्लेस किया, उसके बाद आपने प्लेस किया डिस्कोर्स मार्कर फॉलोड बाय ए कॉमा। तो दो सेंटेंस को आपस में इस तरह से जोड़ा जा सकता है। हिज केस स्लगिशली मेड इट वे थ्रू द जुडिशियल सिस्टम। स्लगिश का मतलब होता है स्लो, तो उनका जो केस था वो बहुत स्लो मूव करता रहा हमारे जुडिशियल सिस्टम में। इन द मीन टाइम अगेन ए डिस्कोर्स मार्कर, ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर वाज notified in 2001 granting special remission in the capital punishment cases to juveniles under the Juvenile Justice System Ordinance 2000। तो इसमें बताया गया है, इसमें ग्रीन में इसलिए हाईलाइट किया गया है कि इसको अपना आर्गुमेंट में पुट कर सकते हैं कि जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है और उसको ऑर्डिनेंस है 2000, उसके तहत प्रेसिडेंशियल जो ऑर्डर था नोटिफाई किया गया कि सजाएं कम की जाएंगी जिन पे जुवेनाइल मुकदमात हैं, जो कि बच्चों के ऊपर मुकदमात किए जाते हैं। दो अनवर अप्लाइड फॉर हिज डेथ सेंटेंस टू बी
converted to life term soon after the presidential order was issued. After a lengthy back and forth, his juvenility has just been confirmed. अनवर ने अप्लाई तभी कर दिया था अपनी सजा कम करने के लिए, लेकिन 28 साल बाद उनकी जो जुवेनिलिटी है वो आके प्रूव हुई है। ये बताता है कि हमारे जस्टिस सिस्टम में कितने ज्यादा फ्लॉज हैं। दो द मैन हैज बीन मर्सीफुली स्पेयर्ड द गैलोस, तो जी जो ये आदमी था, ये इंसान है, इसको बेरहमाना मर्सीफुली रहम करते हुए जो गैलोज हैं, जेल हैं, उसे रिहा कर दिया गया। ए लार्ज चंक ऑफ हिज लाइफ हैज बीन स्पेंट बिहाइंड द बार्स व्हेन द लॉ प्रोवाइडेड फॉर द रिमिशन, तो उसकी जिंदगी का जो लार्ज चंक है, बड़ा हिस्सा है, वो जेल में ही गुजर गया, जबकि कानून इसकी इजाजत देता था कि इसकी सजा को कम कर दिया जाए। Anwar is not the only case of its kind, and if Pakistan legal system is carefully examined, many more such grave miscarriages of justice may emerge. अनवर का सिर्फ एक ही केस नहीं है। इस तरह के पाकिस्तान लीगल सिस्टम को अगर हम बहुत ज्यादा करीब से एग्जामिन करें तो हम देखेंगे कि इस तरह के किस तरह ये जो जस्टिस सिस्टम है इसको मिसकैरेज किया जाता है, और बहुत सारे दूसरे केस भी इमर्ज होंगे, जाहिर होंगे। As this paper has argued before, juvenile justice laws need to be better implemented. तो ये जुवेनाइल जस्टिस लॉ हैं, इनको बेहतर तरीके पे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। सो यंगस्टर्स आर रिफॉर्म्ड एंड गिव अनदर चांस इन लाइफ, ताकि जो नौजवान नस्ल है उसको रिफॉर्म किया जा सके, उनकी इस्लाह की जा सके और जिंदगी में दूसरा मौका दिया जा सके। मोर एवर डिस्कोर्स मार्कर आ गया अगेन हमारे पास। तो इस आर्टिकल में हमने देखा कि हमारे पास 3-4 डिस्कोर्स मार्कर हैं, इनको आप जॉट डाउन कर सकते हैं, लाइक देयर आफ्टर, इन द मीन टाइम एंड मोर एवर। The case quoted above also highlights the need to speed up and improve the investigation and trial process. ऊपर वाला केस हमें बताता है कि इस चीज की भी जरूरत है कि जो इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल प्रोसेस है उसको स्पीड अप भी किया जाना चाहिए और उसको बेहतर भी बनाना चाहिए। There can be no justification for keeping a person behind bars for nearly 3 decades only for the law to later realize that the statute book contained a remedy. तो इस चीज की कोई जस्टिफिकेशन हमारे पास नहीं है कि एक इंसान को आप 30 साल तक जेल में रखते हैं और सिर्फ ये जानने के लिए कि जो हमारी स्टैचू बुक है, जो हमारी लेजिस्लेशन बुक है, वो बताती है कि इसका हमारे पास रेमेडी मतलब क्योर या इलाज मौजूद था। जी तो नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा, वो है फिनांस मिनिस्टर रिमूवल के बारे में। तो हमारे फिनांस मिनिस्टर कौन थे जी? द अब्रप्ट आउस्टर ऑफ हफीज शेख। तो जी हफीज शेख थे, उनको आउस्टर कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। एज द रूलिंग पीटीआई फिनांस मिनिस्टर हैज ट्रिगर्ड ए ग्रेटर लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट द इकोनॉमिक गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो ये जी जो रूलिंग पार्टी के फिनांस मिनिस्टर थे हफीज शेख को, इनको जो निकाला गया है, ये शो करता है कि जो इकोनॉमिक गवर्नेंस चल रही है कंट्री में वो बहुत ज्यादा गैर यकीनी है और इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ऑन मंडे वाले दिन प्राइम मिनिस्टर हैज relieved Mr. Sheikh of his responsibilities and handed them over to Industries Minister हमाद अजहर। तो प्राइम मिनिस्टर ने मिस्टर शेख से ये जिम्मेदारियां ले ली हैं और जो नेक्स्ट फिनांस मिनिस्टर की जिम्मेदारियां हैं वो दी गई हैं इंडस्ट्रीज मिनिस्टर जो थे हमाद अजहर। हमाद अजहर को हमने कई बार देखा है कि वो फिनांस जो मामलात हैं फिनांस के उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते थे और वो अपनी मेहनत से ऊपर आए हैं। और जो दूसरा उनको बेनिफिट है वो है उनका पॉलिटिकल हेफ्ट, मतलब कि पॉलिटिकली वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जबकि मिस्टर शेख जो थे वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे आम आवाम के। मिस्टर शेख हैज बीन स्केटिंग ऑन द आइस। स्केटिंग ऑन द आइस जी ये है हमारे पास ईडियम। इसका मतलब होता है टू बी डूइंग समथिंग दैट इज डेंजरस और इन्वॉल्व्स रिस्क। एवर सिंस हिज शॉक डिफीट एट द हैंड्स ऑफ अपोजिशन कैंडिडेट यूसुफ रजा गिलानी इन द सेनेट इलेक्शन में हारने के बाद जो थे वो स्केटिंग बोर्ड पे थे या आइस पे स्केट कर रहे थे, मतलब रिस्की सिचुएशन में थे मिस्टर शेख। द इलेक्शन एज इट टर्न आउट, ये आप देख रहे हैं कि इसको रेड हाईलाइट किया गया है और ये डबल कॉमास के दरमियान है। डबल कॉमास में जो भी सेंटेंस होगा इसमें कभी भी फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक नहीं होगा और इस सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन को या ब्यूटिफिकेशन को मजीद इनहेंस या आगमेंट भी कर देगा। दिस इलेक्शन एज इट टर्न आउट वाज ए डू और डाई वन फॉर मिस्टर शेख। As advisor on finance, he had been barred by the decision of Islamabad High Court. तो उनको हाई कोर्ट ने इससे रोक दिया था कि वो चेयर कर सके नेशनल फिनांस कमीशन या इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग्स को, क्योंकि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। द कोर्ट इन इट्स डिसीजन हैड डिक्लेयर्ड दैट अनइलेक्टेड एडवाइजर कुड नॉट परफॉर्म एग्जीक्यूटिव फंक्शंस एंड हेड मिनिस्ट्रीज। To bypass this restriction, the government had made Mr. Sheikh a minister through ordinance. तो मिस्टर शेख को
एक ऑर्डिनेंस के जरिए मिनिस्टर बना दिया गया था, इस जो रिस्ट्रिक्शन लगाई थी हाई कोर्ट ने उसको बाईपास करने के लिए। हाउएवर हमारे पास एक डिस्कोर्स मार्कर है। द ऑर्डिनेंस वाज सेट टू लैप्स इन जून। लैप्स मतलब होता है टर्मिनेट कर देना, खत्म कर देना। ये जून में किस लिए खत्म कर दिया गया? विच मीन दैट ईदर ही हैड टू गेट इलेक्टेड बिफोर दैट और पैक हिज बैग्स, कि उसको जो मिस्टर शेख थे उनको इलेक्ट होना होगा या अपने जो बैग्स हैं वो पैक करना होंगे। तो अनफॉर्चुनेटली वो सेनेट में इलेक्शन हार चुके थे, तो इसलिए उनको अब रिमूव किया जाना बनता था। द गवर्नमेंट कंसिडर्ड फाइंडिंग एन अदर वे टू गेट हिम इनटू द सेनेट, बट इट इज क्लियर फ्रॉम हिज सैकिंग it decided it was not worth the cost for the PTI. The liabilities that Mr. Sheikh now carried outweighed the assets he brought to the job. तो liabilities क्या होते हैं? रिस्क थे जो मिस्टर शेख के साथ एट्रीब्यूटेड थे, वो आउटवेट कर रहे थे उनके ज्यादा जो फायदे थे जो वो जॉब के साथ ला रहे थे। The government's decision to replace him could have been explained quite reasonably, लेकिन ये गवर्नमेंट का डिसीजन था, इसको किसी रीजनेबल तरीके से भी एक्सप्लेन किया जा सकता था। It was therefore strange, therefore again हमारे पास एक डिस्कोर्स मार्कर है। ये एक अजीब बात थी, ये बिट अनफॉर्चुनेट, और ये एक कह सकते हैं कि उनकी बदकिस्मती भी थी। दैट इट डिसाइडेड टू रेदर अनग्रेशियसली थ्रो मिस्टर शेख अंडर द बस। अंडर द बस भी एक इडियोमेटिकली यूज किया गया है। रेदर ग्रेशियसली डबल डैशेस के दरमियान मौजूद है, तो ये फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करेगा। ये भी पंक्चुएशन की एक टाइप है। तो कैसे उनको जी डिस्प्लेस किया गया या रिप्लेस किया गया? गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन वर tutor to say that Mr. Sheikh has been sent packing because he could not control the spiraling inflation in the country. तो जो गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन थे उनको ये कहा गया कि जो मिस्टर शेख थे उनको इसलिए रिप्लेस किया जा रहा है कि वो जो इन्फ्लेशन है, अफरात ज़र है, वो आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, तो इसकी वजह से वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाए, तो उनको रिप्लेस कर दिया गया। हैड दिस बीन द केस द गवर्नमेंट वुड हैव नॉट कैश्ड इट्स चिप्स इन अ बिड टू गेट हिम इलेक्टेड। अगर इस तरह की कोई बात होती तो गवर्नमेंट उनको सेनेट में इलेक्ट करवाने की कोशिश ना करती। इफ मिस्टर शेख वन, इट इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट दैट ही वुड हैव स्टेड ऑन द जॉब रिगार्डलेस ऑफ द इन्फ्लेशन रेट। हफीज शेख डिजर्व्ड अ बेटर सेंड ऑफ देन द वन ही वाज गिवन। अगर वो जीत गए होते तो वो अपनी सीट पर बरकरार रहते। हफीज शेख इससे बेहतर किस्म का सेंड ऑफ डिजर्व करते थे। That said, हमाद अजहर is not a surprise choice. हमाद अजहर भी कोई सरप्राइज चॉइस नहीं है। He has performed well. उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है in his responsibilities over the last 2 years. पिछले 2 साल में अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए, and won praise from the Prime Minister, और इमरान खान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तारीफ भी जीती है। He has also displayed a fairly good understanding of subject and brings with him the political heft of elected politician. जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि उनका जो वेटनेस है, इन्फ्लुएंस है, इम्पोर्टेंस है, हेफ्ट का ये मतलब होता है, वो इस वजह से भी है कि वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। It would be interesting to see whether he provided a good team to repair the economy before the next general elections. अब ये देखा जाना चाहिए कि वो एक गुड जो अपनी टीम के साथ इकोनॉमी को रिपेयर कर पाएंगे नेक्स्ट जनरल इलेक्शन से पहले। द कैबिनेट रीशफल दैट अपीयर्स टू बी इन द ऑफिंग। इन द ऑफिंग भी एक मेनली इडियोमेटिकली यूज होता है। द मोर डिस्टेंस पार्ट ऑफ दिस इन व्यू, इसका मतलब होता है द कैबिनेट जो रीशफल हो रही है इस ये अपीयर करती है कि इंडिकेट करती है कि जो प्रायोरिटीज हैं प्राइम मिनिस्टर की उनके रेस्ट ऑफ टर्म में क्या होंगी। इफ द रीशफल इज कन्फाइंड टू रिप्लेसिंग द वन ट्राइड एंड टेस्टेड पर्सन विद अनदर, इट मे नॉट इंस्पायर टू मच कॉन्फिडेंस। अगर एक ही जो ऐसे पर्सन के साथ रिप्लेस किया गया जिसको पहले ही ट्राई किया जा चुका है और टेस्ट किया जा चुका है, तो जो कॉन्फिडेंस है वो मजीद नहीं बढ़ेगा। हाउएवर इफ द प्राइम मिनिस्टर ब्रिंग्स इन ए रेडिकल चेंज बाय उशरिंग इन फ्रेश ब्लड, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अगर फ्रेश ब्लड को या नौजवान नस्ल को आगे लाते हैं, इट कुड मीन दैट ही इज प्रिपेयर्ड टू कम आउट ऑफ हिज करियर फॉर फाइनल ओवर। तो यह साबित करेगा कि वो फाइनल ओवर के लिए अपनी करीब से बाहर आने के लिए तैयार है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पीटीआई अपना मेजॉरिटी जो टर्म है वो पूरा कर चुकी है। एंड जो लास्ट ईयर होता है वो अमूमन कैंपेन का गिना जाता है, और उससे पहले पीटीआई को परफॉर्म करना होगा। मतलब पीटीआई के पास टोटली अब 1 से 1.5 साल बाकी है परफॉर्म करने के लिए, ताकि वो जनरल इलेक्शन में अपनी पोजीशन को मजीद बेहतर कर सकें। जो हमारा लास्ट एडिटोरियल है वो है अबाउट शफलिंग ऑन शुगर। तो शुगर के मुतालिक है, शुगर माफिया के मुतालिक है। द बिलेटेड एक्शन, बिलेटेड का मतलब होता है देर से लिया गया एक्शन, जो एफआईए ने इनिशिएट किया है कुछ शुगर माफियाज के खिलाफ। एंड मार्केट स्पेकुलेटर्स क्या होता है जी? स्पेकुलेटर्स ऐसे पर्संस होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक में, प्रॉपर्टी में, और इस होप में कि वो प्रॉफिट कमा सकेंगे।
ये लोग जी इन्वॉल्व थे। रिसेंट जो मैनिपुलेशन हुई है, स्वीटनर रिटेल्स प्राइसेस हैज स्पॉन्ड डाउट्स, तो जी इसकी वजह से जी डाउट्स क्रिएट हुए हैं, शक का दायरा बढ़ा है। स्पॉन्ड मतलब क्या होता है जी, जनरेट होना। एक्चुअल इंटेंशन ऑफ द एजेंसी के जो एजेंसी थी, जो माफिया थी, इनकी क्या इंटेंशन थी, एंड द गवर्नमेंट और जो हुकूमत थी उनकी क्या इंटेंशन थी। FIA ने क्लेम किया है कि इन्होंने एक ह्यूमंगस डिजिटल एंड अदर एविडेंस अगेंस्ट द ओनर्स ऑफ सर्टेन मिल्स के, इन्होंने ह्यूमंगस का मतलब क्या होता है कि एनॉर्मस, जब बहुत बड़ा जो है डिजिटल या दूसरा जो एविडेंस है, शवाहिद हैं, वो इकट्ठे कर लिए हैं इन शुगर मिल्स के जो मालकान हैं उनके खिलाफ। कन्वाइनिंग विद द स्पेकुलेटर्स, कन्वाइनिंग मतलब क्या होता है, इन्वॉल्व इन कंस्पायरिंग या साजिश में शामिल होना। स्पेकुलेटर्स इनके ये जो लोग थे, ये जो इन्वेस्ट कर रहे थे या जो गैदर कर रहे थे या मार्केट को रीक करने के लिए या कंज्यूमर को चीट करने के लिए। तो ये जो समन सेंड किया गया है CFOs को, जो CFOs क्या होते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स होते हैं, और जो मिल्स के हेड थे उनको जी समन किया गया है ताकि जो सीक्रेट बैंक अकाउंट्स हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में ये लोग इन्वॉल्व थे, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया जा सके। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन इसके आगे जी आप देख सकते हैं कॉलन मौजूद हैं, ये सेंटेंस की एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज स्टॉपिंग द कंट्रीज प्रीमियर एंटी फ्रॉड एजेंसी, एंटी फ्रॉड एजेंसी है, इसको क्या चीज रोक रही है, जो लोग इन्वॉल्व हैं इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में उनको अरेस्ट करने की बजाय उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्यों बुलाया जा रहा है अगर एविडेंस मौजूद है। तो जी प्रॉब मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। इंस्टेड और अपेरेंटली हमारे पास यहाँ पे डिस्कोर्स मार्कर्स मौजूद हैं, तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनके पास या तो ज्यादा शवाहिद मौजूद नहीं है या वो सिर्फ प्रेशराइज करना चाह रहे हैं इंडस्ट्री प्लेयर्स को, जैसा कि शुगर मिल ओनर्स हैं वो पहले ही ये क्लेम कर चुके हैं कि उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कीमतें कम करने के लिए। तो जी व्हाट एल्स वुड दे वेस्ट मोर टाइम कंडक्टिंग फोरेंसिक इंक्वायरीज, तो वो क्यों ज्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अगर फोरेंसिक इंक्वायरीज में अगर उनके पास शवाहिद मौजूद हैं। इट हैज बीन मंथ्स सिंस अ डिटेल्ड इंक्वायरी विद स्पेशल कमीशन वाज कंडक्टेड, तो स्पेशल कमीशन ने कई महीने हो चुके हैं कि एक इंक्वायरी कंडक्ट की थी और इसकी जो रिलीज थी वो भी प्राइम मिनिस्ट्रियल में रिलीज हो चुकी है, जो कि स्टर्न एक्शन लेने की हिदायत की गई है। स्टर्न मतलब स्ट्रिक्ट या सख्त एक्शन जो शुगर मिल ओनर्स हैं उनके खिलाफ, जो स्पेकुलेटर्स हैं और जो अदर लोग इस मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व हैं जिसमें टैक्स इवेजन की जा रही है और जो सब्सिडीज हैं इसका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। न्यूमेरियस इंक्वायरीज, न्यूमेरियस मतलब होता है ढेर सारी या बहुत ज्यादा। Actions are announced in the light of the report's recommendations, including measures to overhaul the sugar market. Overhaul मतलब होता है कि रिमेंड करना, रिपेयर करना या फिक्स करना, और लूप होल्स जो प्लग करने के लिए बहुत ज्यादा काविश की जा रही हैं ताकि जो कंज्यूमर है और गवर्नमेंट है उनको धोखा ना दिया जा सके। फ्लीस का मतलब होता है डिसीव करना या ट्रिक करना। Nothing concrete has come out of the inquiries until now and few expect any tangible progress। तो टेंजिबल क्या होता है जी, सब्सटेंशियल रियल प्रोग्रेस जो है कुछ बहुत कम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो इस शुगर माफिया इसमें बहुत ज्यादा पावरफुल पॉलिटिशियंस इस स्कैंडल में शामिल हैं। ये भी तमाम नहीं है, दैट इज नॉट ऑल। व्हाइल द गवर्नमेंट हैज जीलियसली यूज्ड द रिपोर्ट मेलाइन अपोजिशन, जिस रिपोर्ट को गवर्नमेंट ने यूज किया है अपोजिशन को बदनाम करने के लिए, तो अपने फेडरल मिनिस्टर या प्रोविंशियल जो मिनिस्टर से इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। उनकी फैमिली भी हालांकि जो मिल्स हैं वो ओन करती हैं और जो उन्होंने भी जो एक्सपोर्ट सब्सिडीज थी उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने अभी ही अपना जो स्पेशल असिस्टेंट थे नदीम बाबर साहब पेट्रोलियम के, उनको सैक किया है, ये ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशंस को श्योर करने के लिए, और ये उनको सैक किया गया है जो पिछले साल पेट्रोल शॉर्टेज हुई थी उसकी बिना पर। Why is he reluctant to treat the economic affairs minister and his younger brother who is finance minister in Punjab in the same way? तो ये सवाल यहाँ पे पैदा होता है, तो वो क्यों मुहतात हैं अपना जो उनके इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनके जो यंगर ब्रदर हैं जो फिनांस मिनिस्टर हैं पंजाब में, उनको भी सैक करने के लिए। Politics seems to always trump the larger interest of people in this country। तो यहाँ पे यह साबित होता है कि जो सियासत है वो लोगों के जो ज़्यादा मफादात हैं उनको नज़रअंदाज ही करती चली आ रही है। तो ये तमाम चीज़ें थी आज के जो 31 मार्च के एडिटोरियल थे उनके बारे में। तो काइंडली अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा, आपके जो कमेंट हैं और लाइक्स हैं वो मैटर करते हैं। योर सजेशंस आर मोर देन वेलकम। अगर किसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।